लोकसभा चुनाव तक संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। वजह क्या बताई, ये विस्तार से जाने। और 2029 का चुनाव कैसे ऐतिहासिक होने वाला है, देश की सियासत कैसे बदलने वाली है, जानने के लिए आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। देश की संसद ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की वो विरासत है जहां से 140 करोड़ भारतवासियों की रीति और नीति का फैसला होता है। मटमैले रंग की दीवारों के साए में वो फैसले होते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक देश के आखिरी छोर पर खड़े शख्स की जिंदगी बदल देते हैं। और एक बार फिर से ऐसा होने जा रहा है। भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। 48 घंटे, जी हां, सिर्फ 48 घंटे का वक्त बाकी है जब आजादी के बाद देश सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहा है। एक ऐसा फैसला जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति को 180 डिग्री पर घुमा देगा। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वही सच्चाई है। देश की राजधानी का विज्ञान भवन आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जहां नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के जरिए देश की आधी आबादी के लिए एक नए युग की शुरुआत का शंखनाद किया गया। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की विकास यात्रा के अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। देश नया इतिहास बनाने जा रहा है। जानना चाहते हैं कैसे, तो जरा गौर से सुनिए। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। कैबिनेट की बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार लागू भी होगा। यानी दशकों तक देश की आधी आबादी जिस हक से महरूम रही, उसे पाने का सपना पूरा होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या बदलने वाला है। 2029 का लोकसभा चुनाव कैसे ऐतिहासिक होने जा रहा है, कैसे 2.5 साल बाद देश की राजनीति बदल जाएगी। क्या देश में लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं? अगर हैं, तो अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी? क्या संसद में राज्यसभा की सीटें भी बढ़ेंगी? क्या 33% महिलाओं को आरक्षण का फॉर्मूला राज्यसभा में भी चलेगा?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा, जिससे देश की चुनावी राजनीति कैसे बदल जाएगी उसे समझिए। 33% महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है, यानी करीब 50% की बढ़ोतरी होगी। जो अतिरिक्त 273 सीटें जुड़ेंगी उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, यानी मौजूदा सांसदों की सीटें प्रभावित ना हो। इसके साथ ही लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 409 हो जाएगा। केंद्र में सरकार बनाने के लिए अभी 272 बहुमत का आंकड़ा है। महिला आरक्षण के बाद सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को कम से कम 409 सीटों की जरूरत होगी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी बार पीएम बनने के लिए एनडीए को 409 से ज्यादा सीटों की जरूरत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारी करीब 2.5 साल पहले ही कर दी थी। 19 सितंबर 2023, 2.5 साल पहले की यही तारीख थी। आजादी के बाद पहली बार देश में नई संसद का शुभारंभ हुआ था। नई संसद के पहले सत्र में 19 सितंबर 2023 को ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आसानी से बोलें तो महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था। 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के साथ पास हुआ था। इस नए कानून में प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होगा, लेकिन अब सरकार ने प्रस्ताव किया है कि साल 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ही नए सिरे से परिसीमन कर महिला आरक्षण कानून को लागू किया जाएगा। इससे देश का सियासी नक्शा कैसे बदल जाएगा, अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें बढ़ेंगी, ये जानना भी जरूरी है। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की। अभी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। परिसीमन होने पर यह संख्या 120 पहुंच सकती है। महाराष्ट्र की मौजूदा 48 सीटें बढ़कर 72 हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में मौजूदा 42 सीटें बढ़कर 63 हो सकती हैं। बिहार में 20 सीटें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 44 लोकसभा सीटें हो सकती हैं। राजस्थान में 25 सीटें बढ़कर 38 होने की संभावना है। और अगर बात गुजरात की करें तो मौजूदा 26 सीटें बढ़कर 39 हो सकती हैं। बाकी राज्य मसलन झारखंड, यहां 14 सीटें बढ़कर 21, असम में 14 से बढ़कर 21, हरियाणा में 10 से बढ़कर 15, दिल्ली में मौजूदा 7 सीटें बढ़कर 11 हो सकती हैं, तो उत्तराखंड की मौजूदा 5 सीटों से बढ़कर 8 हो सकती हैं। एक बात और जान लीजिए कि जो सीटें बढ़ेंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सवाल यह है कि आरक्षण का फॉर्मूला क्या होगा। कुल सीटों का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। वहीं महिलाओं में ST/SC यानी अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं को आरक्षण के अंदर सब कोटा दिया जाएगा। इसके साथ ही आरक्षित सीटें रोटेशन में होगी, यानी बारी बारी से इसे बदला जाएगा। सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर समर्थन मांगा है, लेकिन विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। एक अखबार के आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों से उन बिलों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के विशेष सत्र में जबरदस्ती पास कराना चाहती है। ये सब तब हो रहा है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सोनिया गांधी ने लिखा कि सरकार की इस जल्दबाजी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है राजनीतिक फायदा उठाना। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है और महिला सशक्तिकरण की इस देश में सबसे बड़ी ध्वजवाहक है, उन्होंने स्पष्ट तौर से सरकार के इस जुमले की कलई खोली है और यह कहा है कि मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। असल में मुद्दा डिलिमिटेशन और परिसीमन है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो शकुनी चाल चल रहे हैं वो मत चलिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अधिनियम पर सर्वदलीय बैठक की मांग कर चुके हैं। खड़गे ने
चिट्ठी लिखकर कहा कि राज्यों में चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना यह दिखाता है कि सरकार इस कानून को राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? राज्यों के चुनाव में महिला वोटर्स के वोट शेयर गणित से यह समझा जा सकता है। शुरुआत बिहार से करते हैं। बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में पुरुषों का मतदान 62.98% रहा, जबकि महिला मतदान 71.78% रहा। बिहार के 7 जिलों में महिला मतदाताओं का वोट पुरुषों से 14% ज्यादा रहा। 10 जिले में महिला वोटर्स ने पुरुषों से 10% ज्यादा वोट किए। नतीजे आए तो बिहार में बीजेपी 89 सीटें जीतकर पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि एनडीए ने 202 सीटें जीती थीं। बिहार में बीजेपी की और एनडीए की ऐतिहासिक जीत की वजह महिलाओं का रिकॉर्ड मतदान ही माना जाता है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को साइलेंट वोटर कहकर संबोधित किया था। इसीलिए बंगाल में महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और टीएमसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। साथियों, मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। बीजेपी बंगाल में सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने की गारंटी दे रही है। दूसरी तरफ ममता सरकार पहले ही महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। बंगाल में महिला वोट शेयर का गणित आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में 53% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया, जो 2019 से 11% ज्यादा था। इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के 50% वोट टीएमसी के खाते में गए, जबकि बीजेपी को 37% महिलाओं ने वोट किया। बंगाल में एम फैक्टर यानी कि मुसलमान और महिला वोटर ममता बनर्जी की सबसे बड़ी सियासी ताकत रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी के महिला वोट को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसका नतीजा आखिरकार क्या होता है वो तो 4 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पश्चिम बंगाल ही नहीं, लेकिन पूरे देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में महिला या फिर नारी शक्ति को एक इशारा मिल सकता है, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव है। उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार बीजेपी को बम्पर जनादेश के पीछे महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में 48% महिलाओं ने वोट दिया था, जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से 13% ज्यादा था। उत्तर प्रदेश में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत में महिलाओं की भूमिका का जिक्र किया था। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी के महिला आरक्षण लागू करने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की बात करें तो यहां पर विधानसभा की सीटें 403 से बढ़कर 605 हो सकती हैं, जिसमें 202 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। लेकिन ये परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी फिलहाल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिलहाल पूरा फोकस 2029 के लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने पर है, जिसके लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। अगर सरकार वक्त रहते संशोधन और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर लेती है तो 2029 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से नए ढांचे में लड़ा जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की राजनीति में नई पीढ़ी और महिलाओं की लीडरशिप का आगे आना तय माना जा रहा है। आने वाले सालों में यह बदलाव न सिर्फ चुनावी रणनीति में नजर आ सकता है, बल्कि सत्ता के स्वरूप को भी नई दिशा दे सकता है। और सरकार देश की सियासत में आधी आबादी को उसका पूरा हक देने के लिए तैयार है।